जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं सोनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमारा पीएनएसटी का पीवाई की सीरीज चल रहा है और आज हम लोग लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन के जितने भी है पीवाई को सभी को। तो आज का हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का, जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, बोथ ए एंड बी। पहले तो हम जान लेते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करें। डिफाइन कैसे करें देख लेते हैं, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला देते हो आप लोग, फॉर्मूला देते हो यम, इसको यम से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू यम आर स्क्वायर, आप इसका फार्मूला देते हो, ठीक है ना। इसके लिए एसआई यूनिट क्या लिखते हो आप, ठीक है ना। फार्मूला यम के लिए आप लिखते हो केजी और आर दैट इज मीटर, केजी मीटर स्क्वायर आई का एसआई यूनिट लिखते हो। इसका डायमेंशन फार्मूला भी आपको बहुत ही बार देखने के लिए मिलता है, डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है और आया हुआ है। आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, देखने के लिए मिलेगा हमको। इसका डायमेंशन फार्मूला भी डायरेक्ट पूछा गया है। तो डायमेंशन फार्मूला भी इसका क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला आप लिखते हो, मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एम हो जाएगा और दैट इज आर, और आर का डायमेंशन फार्मूला एल स्क्वायर। इस प्रकार से एम एल स्क्वायर इसका डायमेंशन फार्मूला लिखते हो। अगर टी नहीं है तो उस फॉर्मेट के लिए आप बनाते हो यम एल स्क्वायर, यम एल स्क्वायर टी जीरो, ठीक है ना। आप इसको टी जीरो से रिप्रेजेंट करते हो, टी नहीं है इसलिए टी जीरो से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे बेटा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला पूरा एक साथ लिखोगे, यम एल स्क्वायर टी जीरो, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वांटिटी पर। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रकार के प्रॉपर्टी को शो करता है, वेक्टर प्रॉपर्टी को और स्केलर प्रॉपर्टी को भी, ठीक है ना। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा, जड़त्व आघूर्ण का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन लगातार क्या होता है, बदलते रहता है, डायरेक्शन लगातार बदलते रहता है। अब एक्चुअल में जड़त्व आघूर्ण हम लोग स्टडी करते हैं रोटेशनल मोशन में। किसमें स्टडी करते हैं? रोटेशनल मोशन में। अब रोटेशनल मोशन में आप देखोगे कोई भी बॉडी रोटेशन करेगी तो उसका जड़त्व आघूर्ण का डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। ऐसे क्वांटिटी जिसका अगर डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये स्केलर भी होता है, कभी कभी ये वेक्टर भी होता है। कभी कभी ये स्केलर को भी रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी ये वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जैसे ये रोटेशन, ध्यान दीजिएगा, कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक रेस्ट में है तब तक ये इसका जो डायरेक्शन होगा ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग इसको स्केलर मान सकते हैं। अब जैसे ही ये रोटेशन करना स्टार्ट करेगी वैसे ही इसका क्या होगा, डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहेगा। तो इसका जो क्वांटिटी है आप बता सकते हो, या तो डी बता सकते हो, मतलब स्केलर भी होगा और वेक्टर भी होगा, ठीक है ना। या तो आप टेंसर क्वांटिटी भी बता सकते हो, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है डिटेल में अभी इस पर नहीं जाते, अभी इस बार जान लीजिएगा। ऐसी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका दोनों आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो पीवी के द्वारा जो आपका आंसर की दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी को आंसर बताया गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी कभी स्केलर होता है, कभी कभी वेक्टर होता है, ठीक है ना। और जैसे आप स्टडी जाओगे बुक के अंदर पढ़ोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आपको पढ़ा जाएगा टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो दोनों आप इसके आंसर बता सकते हो। फिलहाल के लिए जो बोर्ड का आंसर की है ऑप्शन नंबर डी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। तो आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ एडिशन नॉलेज जाना है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक मनुष्य अपने अक्ष के चारों ओर घूमने वाले प्लेटफॉर्म के केंद्र पर हाथ सिकोड़ कर खड़ा है। पूरे निकाय की गतिज ऊर्जा ई है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हाथ सिकोड़ कर ध्यान दीजिएगा, अभी हम बता देते हैं। आदमी अब अपने हाथों को इतना खोलता है कि निकाय का जड़त्व आघूर्ण उसके 2 गुना हो जाता है, प्रारंभिक के 2 गुना। निकाय की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बोला ये है कि जैसे इंसान एक द्रव्यमान पर, एक प्लेटफॉर्म है, उस पर ऐसे हाथ को सिकुड़ कर खड़ा है, ठीक है ना। तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ही के है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी के है, ठीक है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मान लेते हैं कितना आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है जब वो सिकुड़ कर खड़ा है। जब उसने अपने बाहे को खोल दिया, जब उसने अपनी बाहों को खोल दिया, तब की स्थिति में उसका जो मोमेंट इनर्शिया क्या हो जाता है, 2i हो जाता है। तब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये बताना, तब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा
ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम के लिए बात करेंगे तो हम देखते हैं बेटा, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा 2। ओमेगा क्या है बेटा, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब रोटेशन बॉडी का क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। हम यहाँ से I1 मतलब ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2 इज इक्वल टू बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बेटा, अच्छा यहाँ से आप ये बता दीजिएगा। चलो I1 अपॉन में I2 बराबर में ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1, ये रेशियो आपने निकाल लिया। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का, जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस में, जब कोई बॉडी अपने एक्सिस में रोटेशन कर रहा होता है, कौन सी वेलोसिटी के साथ में, ओमेगा वेलोसिटी के साथ में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ में रोटेशन कर रहा होता है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसी रोटेशनल बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यदि कोई बॉडी लिनियरली मोशन कर रहा है, ठीक है ना, कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर इस वाले चैप्टर में, रोटेशन वाले चैप्टर में आप क्या करोगे, आई को मतलब मास को आई के साथ कंपैरिजन करोगे, वी को किसके साथ कंपैरिजन करोगे, ओमेगा के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। तो आई ओमेगा स्क्वायर आपका ये हो गया। अब इनिशियली के लिए बात कर रहे हैं, इनिशियली मतलब फर्स्ट केस के लिए बात करेंगे। K1 कितना हो जाएगा, K मतलब काइनेटिक एनर्जी K दिया हुआ है, उसको हम लोग ने E से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया, E से। क्वेश्चन में बोला ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, तो E से रिप्रेजेंट करेंगे। के बराबर ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोगों को जब वो इंसान अपने बाहे को खोलता है, उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में ई डेज बताएंगे, ई डेज कितना होगा या के डेज, हाफ I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया है एक चीज और, यहाँ पर बोला गया है कि I कितना हो गया 2I1, ठीक है। मतलब जो I1 है, I2 है, ये 2I1 के बराबर हो गया, ठीक है ना। मतलब जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोगुना हो जाता है, ठीक है ना। और I1 I2 का आपको रेशियो पता है ओमेगा 2 ओमेगा 1 का, ठीक है ना। मतलब इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 बराबर आप लिख सकते हो I2 अपॉन में I1। इसका रेशियो ये बता सकते हो। अब आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो ई डेज बराबर ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई में I2 की जगह क्या लिखोगे 2I1, I2 की जगह क्या लिखोगे 2I1, क्लियर है, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। ओमेगा ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, ओमेगा की जगह ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। अच्छा डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ई अपॉन में ई डेज बराबर में हो जाएगा I1 में अपॉन में I2 मल्टीप्लाई ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा आपको यहाँ पर। अब इधर देखिएगा, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर I1 I2 का रेशियो पता है, ई अपॉन में ई डेज बराबर में I1 अपॉन में I2 मल्टीप्लाई में ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना बेटा I2 स्क्वायर हो जाएगा, I2 स्क्वायर हो जाएगा, I1 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, एक I2 से एक I2 कैंसिल, एक I1 से एक I1 कैंसिल, बराबर में क्या मिला I2 अपॉन में I1 मिला, ठीक है ना, I2 अपॉन में I1 मिला। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर ही बात कर लेते हैं, इधर देखते हैं हम लोग, इधर देखते हैं ई अपॉन में E1, ई अपॉन में ई डेस, ई अपॉन में ई डेस, ई डेस पता करना है, ये है I2 अपॉन में I1। आपको बोला गया है I2 किसके बराबर है 2I1 के, तो E बराबर में ई डेस बराबर में हो जाएगा 2I1 में अपॉन I1, I1 से I1 कैंसिल, तो ई डेस बराबर क्या हो जाएगा E/2, कितना हो जाएगा E/2। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है। सीधे सीधे आप रिलेशन याद रखोगे, इसको एज अ ट्रिक फार्मूला आप यूज करोगे। पहले तो बता देते हैं आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बस याद दीजिएगा,
जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम I1 अपॉन में I2 बराबर में ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1, ये एक रेशियो याद रखिएगा। ठीक है बेटा। दूसरा रेशियो याद रखिएगा, जब काइनेटिक एनर्जी के लिए बोलते हैं K1 अपॉन में K2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन में I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, याद रखिए। ये दो काइनेटिक एनर्जी का अगर रेशियो पूछता है, या पहले काइनेटिक एनर्जी दे रखा है आपको, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी पूछता है, तो आपको ये वाले रिलेशन काम आएंगे बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यही दो रिलेशन यूज करते हुए डायरेक्ट आंसर लाने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन? क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या यम द्रव्यमान आई जड़त्व घूर्ण का एक गोलाकार पिंड है, एक घर्षण रहित तल पर v गति से लुढ़क रहा है बेटा। इस पिंड की घूर्णी गति तथा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपको बोला गया है ये, ठीक है ना, क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये इंक्लाइंड प्लान है। इंक्लाइंड प्लान में एक गोला जो गोला है बेटा वो लुढ़क रहा है। ठीक है ना, जो गोला है वो क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये लुढ़केगा कितनी वेलोसिटी के साथ में, v वेलोसिटी के साथ में, जिसका रेडियस कितना है, r है, और इसका मास कितना है, कैपिटल M, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तब इसका रोटेशनल एनर्जी क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी, इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में समझा है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये कैपिटल एम दिया हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का आपको रिलेशन पता है, ओमेगा का रिलेशन आपको पता है, ओमेगा बराबर होता है वी बाय आर, वी बराबर आप लोगों ने पढ़े होंगे ओमेगा इंटू आर। तो इस प्रकार से ओमेगा का हम लोग निकाल लिए रिलेशन वी बाय आर से, तो वो ओमेगा का मान रखोगे आप लोग, तो यहाँ से मिलेगा हाफ आई, वी बाय आर को रखोगे ओमेगा की जगह, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब क्योंकि लिनियर जो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका मान कितना होता है, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल एनर्जी मिल जाएगा। टोटल एनर्जी के लिए आपको पता है कौन सा ऑप्शन मैच होगा बेटा, दोनों को सम करोगे तो आई वी का स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी ई बराबर आई वी स्क्वायर अपॉन में टू आर स्क्वायर, ये प्लस में एम वी स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर अपॉन आई वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न क्या बोलता है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान, मास कितना दे रखा है बेटा, मास दे रखा है 10 kg, कितना दे रखा है 10 kg, 50 मीटर परिभ्रमण त्रिज्या वाले, ठीक है ना, 50 मीटर मतलब रेडियस कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है। सीधे सीधे लिख लेते हैं अभी अभी, इसको लिख के सॉल्व करते हैं। गतिपालक चक्र पर 10 पर 5 न्यूटन का बलयुग्म लगता है, कितना लगता है, टाउ दिया हुआ है, टाउ कितना हुआ है 10 की पावर 5 न्यूटन इंटू मीटर। ध्यान रखिएगा, टॉर्क दे रखा है मतलब बलयुग्म बलाघूर्ण दे रखा है, चक्र का कोणीय त्वरण क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू आपको पता है बेटा, पहले तो आपको पता है बेटा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, जब गति जो पिंड है वो रेखीय गति कर रहा होता है। लेकिन अब जो पिंड है हमारा रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है ना, घूर्णी गति कर रहा है, उसके लिए हम लोग फोर्स की जगह टॉर्क पढ़ते हैं, ठीक है ना, यम की जगह आई पढ़ते हैं, और एक्सेलरेशन अल्फा होता है, क्या होता है, अल्फा होता है। अब क्योंकि आई किसके लिए पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए, आई आई होता है गतिपालक चक्र के लिए, तो आई हम लोग एम आर स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई एम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा,
तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा यम आर स्क्वायर इंटू में अल्फा, सीधे सीधे इसको अल्फा बराबर हो जाएगा टाउ यम आर स्क्वायर, यम आर स्क्वायर। टाउ का मान कितना दिया हुआ है, टाउ का मान दे रखा है 10 पर 5 की घात, 10 पर 5 की घात। टाउ का यम कैपिटल यम दिया रखा है 10 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर कितना दे रखा है 50, मतलब 50 गुणित 50, 50 गुणित 50 कितना दे रखा है 50 इंटू 50। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, यहाँ बचा 10 के बाद 2, मतलब 10 की घात 2 है ना, इसको 100 बच गया। बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बराबर 100 डिवाइड बाय 5m25, कितना 5m25, 25 जब आप लिखोगे 100, तो अल्फा बराबर कितना आएगा बेटा 4 आएगा। अल्फा बराबर कितना आएगा 4। अल्फा दैट इज कोणीय त्वरण, अल्फा दैट इज कोणीय त्वरण, इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 4। तो बढ़ते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक समान चक्ति का द्रव्यमान 200 ग्राम है, कितना है 200 ग्राम है, 200 ग्राम में हम लोग मास दिया हुआ है 200 ग्राम। अब इसको हम लोगों को किलोग्राम में बदलना है, तो हम लिख सकते हैं इसको 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, इसको किलोग्राम में बदल दिए। अब बोला गया है रेडियस कितना है 5 मीटर, रेडियस कितना है बेटा 5 मीटर है। चक्ति के तल लंबवत एवं उसके किनारे से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताइए बेटा, ठीक है ना। तो अच्छा समझिएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे ये लंबवत अक्ष का प्रमेय बोलता है, लंबवत अक्ष का प्रमेय, लंबवत अक्ष का प्रमेय याद रखिए। लंबवत अक्ष का प्रमेय क्या बोलता है, अगर कोई दो बाड़ी है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसके केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है ना, इसके केंद्र से होकर गुजरती है, और आर दूरी पर या ए दूरी पर कोई भी दूसरा अक्ष ले लिया हम लोग ने इसके लंबवत समानांतर, ठीक है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम है, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आईसीएम प्लस में इस पूरे बॉडी का मास कैपिटल यम, कैपिटल यम, ठीक है ना, और ये दोनों के बीच की दूरी का वर्ग हाफ, सॉरी यम ए स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। लेकिन चक्ति के लिए, चक्ति के लिए उसके केंद्र से बोला गया ना, चक्ति के लिए उसके केंद्र से तल के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाली, उसके लंबवत गुजरने वाली, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, बात कर लेते हैं ये इसके सेंटर से ये ले लिए हमने, इसका रेडियस ये सेंटर से होके बीचों बीच से निकल रही है, ठीक है बेटा। दूसरा लाइन बोला है इससे स्पर्श करती हुई जा रही है, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, और इसका रेडियस कितना है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा आर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर है, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना दे रखा है आर दे रखा है, इनका रेडियस कितना दे रखा है आर दे रखा है, ठीक है। आर 5 मीटर दे रखा है, हम लोग आर बाद में रखेंगे। 200 ग्राम इसका मास दे रखा है, 200 ग्राम इसका मास दे रखा है। कैपिटल यम, कैपिटल यम 200 गुणित में 10 पर ऋण 3 केजी दे रखा है, आर दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई कितना होगा, आई मतलब केंद्र से होकर ये आईसीएम, आईसीएम सेंटर मास कितना होता है इसका, आईसीएम होगा चक्ति के लिए 1/2 यम आर स्क्वायर, कितना होगा 1/2 यम आर स्क्वायर। तो आईसीएम का मान होता है 1/2 यम आर स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लें पहले, प्लस प्लस में हम लोग कॉन्सेप्ट दिया ना लंबवत अक्ष का प्रमेय क्या होता है आईसीएम, आईसीएम कितना है हाफ यम आर स्क्वायर लिख लिए, कैपिटल यम ए स्क्वायर, ए क्या दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है ना, कैपिटल यम आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ, सॉरी 2 और ये 3/2 यम आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब केवल यम और आर का मान लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 3/2, मास कितना है 200 गुणित 10 पर ऋण 3 की घात। अब आर का मान रखोगे 5, 5 का स्क्वायर है 5 गुणित 5, ठीक है बेटा। इसको हल करोगे आप कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 2 शून्य से 2 शून्य तो ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। और एक शून्य नीचे आएगा, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 25 दूनी 50 और ये 150, कितना 150 और बट्टे में 20, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य कट, और ये चलेगा 7/7.5। आंसर कितना आएगा 7.5। ध्यान दीजिएगा नीचे में शून्य कहाँ से लाए हम लोगों ने, यहाँ पर 10 दो शून्य से 2 शून्य कैंसिल हुआ, 10 की घात ऋण 1 बचा हुआ है, 10 की घात ऋण 1 को हम लोगों ने नीचे शून्य के रूप में लिख दिया है, मतलब जब नीचे आएगा तो 10 के रूप में लिखेंगे उसको। आंसर कौन सा मैच हो रहा है बेटा, 7.5 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, अच्छा 10 की घात ऋण 5 भी ये दिख रहा है ना, ठीक है। 10 की घात ऋण 5 इसका मतलब है सेंटीमीटर, अच्छा इसको सेंटीमीटर में रखा होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान, ओके। ये सेंटीमीटर में होगा बेटा, ये सेंटीमीटर में होगा, तब आपको मिल जाएगा 10 पर ऋण 5 की घात, ठीक है। तो 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। कब की कंडीशन में, जब ये त्रिज्या आपका सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, तब आपका केवल और केवल 7.5 आपको आंसर मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न, क्या बोलता है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक आदमी अपने हाथों को मोड़कर घूमने वाली, वही की स्थिति आ गई, ठीक है। घूमने वाली एक मेज है, बढ़िया मजे करते हुए कोई इंसान उस पर घूम रहा है, अपने हाथों को मोड़कर बैठा हुआ है। फिलहाल शुरू स्थिति में क्या बैठा है, अपने हाथों को मोड़कर बैठा है। वह अचानक अपने हाथों को सीधा करता है, वही बाहें फैला लेता है, ठीक है। उसकी घूर्णन की चाल क्या होगी, उसकी घूर्णन की चाल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से इसको अब विजुलाइज करोगे आप लोग, तो इस प्रकार से एक घूमने वाला मेज है, ठीक है ना, इस पर कोई इंसान बैठा हुआ है, इस पर कोई इंसान अभी अपनी बाहें को सिकुड़ कर बैठा हुआ है इसी मेज में। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, और एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा 1। अब क्या करता है वो, अपनी बाहों को क्या करता है, खोलता है, फैलाता है, जैसा भी समझे आप, ठीक है ना, इस प्रकार से बाहें फैलाता है। अब जब बाहें फैलाएगा तब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी चेंज होगा, हम मान लेते हैं I2 होता है। एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है, ओमेगा 2 भी हम मान लेते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 2। जब संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का, कोणीय संवेग संरक्षण, दोनों के लिए जो कोणीय संवेग संरक्षण होगा वो सेम रहेगा। मतलब कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से हम लिखेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। हम लोग L1 इज इक्वल टू लिखते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग I1 अपॉन में I2, ये वाला रिलेशन याद रखिएगा, ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1, ठीक है ना, ये वाला रिलेशन याद रखिए। अब फिर से चलते हैं हम लोग प्रश्न में, प्रश्न क्या बोलता है ये बात करते हैं, ओ ज्यादा चलेगा। क्या बोल रहा है, वो अचानक अपने हाथों को सीधा करता है तो उसकी घूर्णन की चाल क्या होगी, घट जाएगी। घूर्णन की चाल क्या होगी बेटा, घट जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखते हैं बेटा, जब I2 ओमेगा 1 के बीच का रिलेशन क्या होगा, ध्यान रखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी, बाहें फैलाने से हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगर मैं बोलूं v बराबर हम लोग लिखते हैं ओमेगा 1, ओमेगा बराबर आप क्या लिखते हो, v अपॉन में r। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ये फिर से क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में R2 का रेशियो हो जाएगा। मतलब आप रेडियस इंक्रीज कर रहे हो तो I1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, I1 इंक्रीज हो जाएगा, I1 इंक्रीज हो जाएगा। R2 को इंक्रीज कर रहे हो तो I2 इंक्रीज हो जाएगा ना बेटा, ठीक है ना। R1 जब इंक्रीज था, ध्यान दीजिए, सॉरी, इनके बीच का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओके। दोनों के बीच का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, दोनों के बीच का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहीं पर समझो, यहीं पर समझो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। आपने अभी ये सेंटर एक्सिस है, ठीक है ना, यहां समझिएगा, ये सेंटर एक्सिस है। अभी जो आर है, आर स्मॉल है, आर स्मॉल है तो ओमेगा ज्यादा होगा, इसके लिए ओमेगा ज्यादा होगा। आर क्या है, छोटा है, ठीक है ना, आर इसके लिए छोटा है तो ओमेगा ज्यादा होगा। अब क्या करें, आपने बाहें फैलाकर आर को इंक्रीज कर दिया। आर जब बढ़ाए, आर जब इंक्रीज करोगे, आर जब इंक्रीज करोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपकी जो घूर्णी गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। घूर्णी गति बाहें फैलाने पर क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा, डिक्रीज होगा। घूर्णन की जो चाल होगी ओमेगा बताना है हमको, ओमेगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो बस v इजिकल टू ओमेगा बराबर, आप याद रखिए वी आर, ठीक है, दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चकती का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा आर त्रिज्या का है, मास दिया हुआ है कैपिटल एम आर, इसका जड़त्व आघूर्ण व्यास के समानांतर स्पर्श रेखा के परितः, वही बोला है, वही कहानी है, सेम टू सेम वही कहानी है जो हम लोगों ने करे थे, ठीक है ना। ये बोला गया एक चकती है, चकती है तो ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। अब डिस्क के जब सेंटर के लिए बात कर लेते हैं, डिस्क के लिए सेंटर के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, डिस्क के सेंटर से पास होने के लिए, ठीक है ना, एक रेखा हम लोग ऊपर से ले रहे हैं, एक रेखा अंदर से ले रहे हैं, और दूसरा रेखा हमारा कहां से निकल रहा है, इसके व्यास के समानांतर स्पर्श रेखा बोला है, मतलब ये सेम टू सेम वही कहानी है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आई बराबर हम लोग लिखते हैं आई सी एम प्लस में यम आर स्क्वायर, यम आर स्क्वायर मतलब लंबवत अक्ष का प्रमेय यूज करें यहाँ पर, लंबवत अक्ष का प्रमेय आप लोगों को फिर से बता दे रहे, पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार ये दोबारा फिर से रिपीट हो गया बेटा, लंबवत लंबवत अक्ष का प्रमेय, लंबवत अक्ष का प्रमेय क्या बोलता है, ठीक है ना, इस पूरे इसके इसके परितः जड़त्वाघूर्ण, इसके परितः जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, आईसीएम मतलब इसका जड़त्वाघूर्ण, आईसीएम इसका जड़त्वाघूर्ण जो कि केंद्र इसके अक्ष के मतलब इसके लंबवत केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष, उससे उसके परितः जड़त्वाघूर्ण प्लस में इस पूरे द्रव्यमान कैपिटल एम और दोनों के बीच की दूरी जो कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, त्रिज्या के बराबर होगा ना बेटा दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना, तो इसके वर्ग के गुणनफल के बराबर, ये दोनों के सम के बराबर होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका, इसका क्या हो जाएगा, 1/2 यम आर स्क्वायर प्लस में यम आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/2 यम आर स्क्वायर, 3/2 यम आर स्क्वायर कहीं दिख रहा है, हाँ तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोल रहे हैं एक यम द्रव्यमान का कण जो कि आर त्रिज्या के वृत्त में गतिमान है, ठीक है, जिसका कोणीय संवेग दिया हुआ है जे पर लगने वाला अभिकेंद्री बल, अच्छा जे बराबर कोणीय त्वरण, जे बराबर हम लोग ने पता है यम वी आर, ये सूत्र आप लोग का रटा हुआ है बेटा, यम वी आर, कोणीय संवेग बराबर होता है यम वी आर, यहाँ से वी का मान निकालेंगे, अभी निकालेंगे क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है, जे अपॉन में यम आर, जे अपॉन में यम आर। अब आप क्या लिखोगे बेटा, इस पर लगने वाला अभिकेंद्री बल, तो अभिकेंद्री बल का सूत्र क्या लिखते हो, यह बराबर यम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये भी आपका रटा हुआ है। किसी भी वस्तु का, किसी भी कण का अगर वृत्ताकार गति में गति करवाना है तो उसको चाहिए अभिकेंद्री बल, ठीक है ना, वृत्ताकार पथ में गति करवाना है तो उसको अभिकेंद्री बल चाहिए। v का मान निकाल के रखे हो, यम अपॉन में आर इंटू में वी स्क्वायर, ये हो जाएगा जे स्क्वायर, यम स्क्वायर कर दो, यम स्क्वायर आर स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर स्क्वायर, यम से यम कैंसल, तो जे स्क्वायर अपॉन में एक यम बचा और ये हो जाएगा आर क्यूब, जहां भी दिख रहा है वो आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है ना, जे स्क्वायर एम आर क्यूब, जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट, जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान रखना है और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर, दो वलयों के जड़त्व आघूर्णों का अनुपात, जड़त्व आघूर्ण इधर लिख देते हैं, I1 अपॉन में I2 कितना दे रखा है बेटा, 2/1 दे रखा है, उसके त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है मतलब R1 अपॉन में R2 दे रखा है कितना, ये भी 2:1 दे रखा है, तो द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग I बराबर जानते हैं, I भी जानते हैं यम आर स्क्वायर, I जानते हैं क्या यम आर स्क्वायर, ठीक है, तो M1 M2 बताना है आपको, M1 अपॉन M2 बताना है, तो यम बराबर हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा आई अपॉन में आर स्क्वायर, आई अपॉन में आर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यम1 अपॉन में यम2 बराबर में आई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में I1 अपॉन I2 ये एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में
आर स्क्वायर जो है इनवर्सली रिलेशन में है, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे। मतलब ये हो जाएगा आर टू स्क्वायर अपॉन में आर वन का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कैपिटल लिख दिए, स्मॉल लिख दिए, कोई मैटर नहीं, आपको बस वैल्यू याद रखना है। आई वन आई टू दिया हुआ है क्या, 2/1, 2/1 मल्टीप्लाई में आर टू दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, हाँ आर वन दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। यम वन अपॉन यम टू कितना है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिख रहे हैं ना बेटा 1:2। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लो, ये एक बार और यूज होने वाला है एक क्वेश्चन में, नीट 2000 पीएनएसटी 2016 का प्रश्न है। ठीक है बेटा, बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोल क्या रहा है, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है द्रव्यमान पर, निर्भर करता है द्रव्यमान पर, द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। ठीक है, कोणीय संवेग, कोणीय वेग पर, इस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि पूरा परफेक्ट आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर और द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है हमारा जड़त्व आघूर्ण आई। आई का फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन पे डिटेल में डील कर लिया हम लोगों ने, इसका एसआई यूनिट बता दिया, डायमेंशन फार्मूला बता दिया, आई एम आर स्क्वायर होता है द्रव्यमान के वितरण पर और अक्ष की स्थिति, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। मतलब यदि कोई पिन इस प्रकार से दिया हुआ है, कोई कण के लिए आई निकालना है, ठीक है ना, कोई सी कण पी जिसका द्रव्यमान यम है और इसकी अक्ष से इसकी दूरी कितनी है आर, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हो जड़त्व आघूर्ण दो चीज पर निर्भर, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर और द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र। देखो बोला था मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र निकाल के बता दिया था, आपको बोला भी था कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में दिखेंगे। पीएनएससी 2016 में आया हुआ है, इसका डायमेंशन फार्मूला सीधे सीधे, इसका डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी जीरो ऑप्शन में दिया हुआ है सी। ठीक है बेटा, ज्यादा बात करेंगे नहीं इस पर, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। यदि रेखीय वेग स्थिर है तो कोणीय वेग किसके अनुक्रमानुपाती होगा। ये वाला फिर से बता दिए थे, v बराबर ओमेगा आर होता है बेटा। ओमेगा बराबर आप लिखते हो क्या, v बराबर v/r। आपको बोला गया है कि यदि रेखीय वेग स्थिर है तो, रेखीय वेग स्थिर है उस स्थिति में आप लिखते हो ओमेगा प्रोपोर्शनल 1/r। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो 1/r के। ध्यान दीजिएगा, इस वाले शब्द में बड़े कंफ्यूज होते बच्चे, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। अगर अनुक्रमानुपाती बोला है तो 1/r आएगा, लेकिन अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलता है तो केवल r, r² r³ r5 ये ऑप्शन में दे रहा होता बेटा। आपको सीधे सीधे 1/r बोला इसलिए अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन अगर मैं r का और ओमेगा का सीधा सीधा संबंध बोलूं तो ओमेगा r के साथ में व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। तो व्युत्क्रमानुपाती अगर बोलता तो केवल सिंगल r के बारे में यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा होता बेटा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हम बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है आपका, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग मतलब यल। कोणीय संवेग क्या होता है, यल बराबर होता है एम वी आर। इसको हम लोग वी और आर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से होगा, यल इजिकल टू होता है बेटा आई इंटू ओमेगा भी होता है, क्या होगा बेटा, आई इंटू ओमेगा भी होता है। आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आपका कोणीय चाल है, एंगुलर वेलोसिटी। ये दो टाइप से आप इसका फॉर्मूला दे सकते हो। ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, ये एंगुलर रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है बेटा। क्लियर है, हम देखते हैं क्या हो रहा है। एक अदिश राशि, एक ध्रुवीय सदिश, एक अक्षीय, ठीक है ना, अक्षीय सदिश होगा बेटा। ये क्या होगा, अक्षीय सदिश होगा। जब हम लोग कोणीय संवेग के बारे में बात करते हैं तो बॉडी के रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। बॉडी की रोटेशनल, रोटेशनल किसके अराउंड, अपने अक्ष के अराउंड, या दिए हुए कोई भी अक्ष के अराउंड वो जब रोटेट करेगा तब हम देखते हैं उसके अक्ष के कंपैरिजन में उसका, उसके अक्ष के कंपैरिजन में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है बेटा। ठीक है ना, जो आप लोग देख रहे हो ये अक्ष है इसका, इसके अक्ष के कंपैरिजन में इसका रोटेशन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, रोटेशन का डायरेक्शन कंडीशनली चेंज हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं, लेकिन ध्रुवीय या अक्षीय, तो ये अक्षीय है क्योंकि अक्ष के अराउंड रोटेट कर रहा है ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, दो वलयों के जड़त्व आघूर्ण का अनुपात। फिर से दे रखा है
I1 और I2 का रेशियो कितना है 2/1 तथा उनके व्यासों का अनुपात कितना है बेटा 2:1। यहाँ व्यासों मतलब डायमीटर D1/D2 दे रखा है कितना 2:1। जबकि रेडियस का अनुपात पूछूं तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस क्या हो जाएगा, हमको रेडियस काम में आएगा बेटा, डायमीटर की तो कहीं जिक्र ही नहीं है, यम और आर का जिक्र है, आई का जिक्र है, लेकिन डायमीटर का जिक्र नहीं है, तो हम इसको डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं। डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, 2 का आधा कितना 1 और 1 का आधा 1/2, तो ये सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है ना, 2/1। R1 और R2 का रेशियो कितना 2/1। तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात यही हम लोगों ने फिर से ये वाला रिलेशन आपको फिर से ध्यान दिला देते हैं। M1 और M2 का रेशियो फिर से इस क्वेश्चंस में रिपीट आया है, ये वाले क्वेश्चंस में 2000 पीएनएससी 2016 का प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ था त्रिज्या का अनुपात सीधा सीधा दिया हुआ था, इसमें आपको किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना था। इस वाले फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको रखना है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में आपको छेड़ना है थोड़ा सा। क्यों छेड़ना है, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है और डायमीटर की बात ही नहीं कर रहे हैं कहीं, हम रेडियस की बात करें तो डायमीटर को रेडियस में बदलना है पहले हम लोगों को। तो हम लोग रखेंगे डायरेक्ट फार्मूला, कौन सा वाला फार्मूला रखेंगे, ये वाले जो फार्मूला अभी हम लोग ने रखे थे, ये वाला फार्मूला रखेंगे, ठीक है। क्या रखे थे, M1/M2 बराबर I1/I2 गुना R2² का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे, I1 I2 दिया हुआ है 2/1, 2:1 गुना R2 कितना दे रखा है 4, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा, रेशियो कितना दे रखा है हमको, हाँ M1 और M2 का रेशियो हमको मिला R2/R1, ठीक है। चलिए तो हम लोग लाते हैं, ओके, ये वाला ध्यान रखिएगा, फिर से हम बात करेंगे R1 R2। अच्छा बेटा, ये यहाँ पर आपको गलती समझ में आ रही है, ये यहाँ पर R1 और R2 का रेशियो क्या हो जाएगा, R1 और R2 D1 और D2 के रेशियो के सेम होगा बेटा, ठीक है ना। तो आप क्योंकि D बराबर क्या लिखते हो 2R लिखते हो, D बराबर आप क्या लिखते हो 2R लिखते हो ना, रेडियस जो होता है, ये डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो D बराबर 2R लिखते हो। अगर 2R1/2R2 लिखेंगे तो R1 और R2 का भी रेशियो D1 और D2 के रेशियो के सेम आएगा, तो ये D1 और D2 का रेशियो कितना है 2/1, तो R1 और R2 का रेशियो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो अब सीधे सीधे आप फार्मूला यूज कर लो जो हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चंस में करे हुए थे, क्या M1/M2 बराबर में क्या किए थे बेटा, I1/I2 मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर/R1 का स्क्वायर, ठीक है, यही वाला फार्मूला यूज किए थे। I1 I2 का रेशियो दिया हुआ 2/1 मल्टीप्लाई R2 दे रखा है, R2 दे रखा है कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, और R हाँ R1 दे रखा है आपको, R2 दे रखा है 1 और R1 दे रखा है 2, मतलब स्क्वायर 4, ठीक है ना, 2 2 4, तो ये हो जाएगा M1 और M2 का रेशियो कितना है 1/2। M1 और M2 मतलब क्वेश्चंस में केवल और केवल वर्ड चेंज किया, व्यास बोला है, व्यास इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में रेडियस बोलते हैं, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। पीएनएससी 2017 का क्वेश्चन है, वो 16 का क्वेश्चन था, किंतु 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिस हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, फिर से वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, कण के वितरण पर, द्रव्यमान पर, अक्ष के चक्कर लगाने की स्थिति पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन में सभी जो दिए हुए हैं वो डिपेंडेंट फैक्टर दिए हुए जो जड़त्व आघूर्ण डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आई आपका फार्मूला होता है एम स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो द्रव्यमान पर, द्रव्यमान कण के वितरण मतलब कण का डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। कण का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर सारे इसके जो पार्टिकल्स हैं ये पास में आ जाए, फिर और एक कंडीशन, इसके सारे पार्टिकल्स ये पूरे फैल जाए, पूरे कंडीशनली पूरे बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि मास पर भी चेंज डिपेंड कर रहा है, आर पर भी चेंज डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तीनों के तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उपलब्ध सभी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि घूर्णन गति में आघूर्ण शून्य हो तो कौन सी राशि नियत या स्थिर रहेगी, ठीक है ना। हम लोग रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल
मोशन में पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम मतलब यल इज इक्वल टू एम वी आर पढ़ते हैं, और यल का फॉर्मूला हम लोग आई इंटू ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई इंटू ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होगा, कंजर्व होगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा बेटा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी निकाय का एक समानुवर्ती गति में बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या चाहिए, अभिकेंद्री बल चाहिए, अभिकेंद्री बल चाहिए, ठीक है ना। किसी भी कण को वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए अभिकेंद्री बल चाहिए, जो उसको लगातार वृत्ताकार मार्ग में बनाए रखता है बेटा, ठीक है। अभिकेंद्री बल जो कि लीनियर वेलोसिटी v से रोटेट कर ये घूम रहा होता है। अभिकेंद्री बल का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होता है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड ऑलवेज सेंटर, ठीक है ना। फोर्स होता है mv² by r, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन आप देखोगे ये अंदर की ओर होता है, एक फार्मूला v²/r हो जाएगा बेटा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक डिस्क कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, यदि एक बच्चा इस पर बैठता है तो क्या संरक्षित रहेगा। फिर से वही बात, वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया गया, कोणीय संवेग आपका संरक्षित रहेगा बेटा, ठीक है। अगला चलते हैं, 2.5 kg मीटर स्क्वायर आई दिया हुआ, जड़त्व आघूर्ण ने कितना दे रखा है, 2.5 kg मीटर स्क्वायर वाले एक पहिए का प्रारंभिक कोणीय संवेग दिया हुआ है, ओमेगा 1 दिया हुआ है, कितना ओमेगा 1 दिया हुआ है, 40 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। पहिए पर 10 न्यूटन का असतत बलाघूर्ण लग रहा है, टाउ कितना दे रखा है, 10 न्यूटन, कितना 10 न्यूटन। वह समय बताइए जिसके दौरान पहिए का जो कोणीय वेग है वो 60 हो जाता है, ओमेगा 2 60 हो जाता है। टाइम निकालना है बेटा, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आपको पता है ना बेटा, आपको पता है, पहले तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आप पढ़ते हो आई इंटू ओमेगा, क्या पढ़ते हो, आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा। तो हम लोग देखते हैं बेटा, अच्छा एक सेकंड रुकेगा, अच्छा बेटा ये यहाँ पर आएगा आपका अल्फा, आई अल्फा, आपका टाउ का फॉर्मूला लिखते हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रोटेशनल मोशन में टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हो, यहाँ लीनियर मोमेंटम में मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसके बारे में डिस्कशन किए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं अल्फा निकालेंगे, अल्फा बराबर टाउ अपॉन में आई, टाउ कितना दे रखा है बेटा आपको, टाउ दे रखा है 10, ठीक है। अपॉन में आई कितना दे रखा है 2.5, ठीक है। पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटा के ऊपर लेकर चलते हैं 0, ये हो जाएगा 25/100, मतलब अल्फा कितना मिल गया आपको 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मिल गया, अल्फा कितना मिल गया 4। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा आपको पता है बेटा, अल्फा आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा आपको पता है, अल्फा बराबर लिखते हो आप लोग क्या, डी ओमेगा अपॉन में डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यही तो लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, यही डी टी फाइंड करना है। डी टी बराबर हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन में क्या, अल्फा, ठीक है ना। आपको फाइनल कितना दे रखा है, सेकंड एंगुलर वेलोसिटी 60 दे रखा है, फर्स्ट कितना दे रखा है 40, तो दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 60 माइनस में 40 डिवाइड बाय में अल्फा का मान आया 4, ये कितना हो जाएगा भाई 20, और ये 4 कितना 5, आंसर आएगा 4×5 = 20, आपका क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा टू चेंज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मतलब 40 से 60 होने के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कितना लगेगा, 5 सेकेंड। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोलता है क्या, 24 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ठोस बेलन, मास कितना दे रखा है बेटा, 24 kg, बेलन, कोणीय वेग दिया हुआ है ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट है। कोणीय चाल से अपनी धुरी पर घूमता है, यदि बेलन की त्रिज्या दे रखा है r कितना 0.25 मीटर, तो बेलन के घूर्णन से जुड़ी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो पहले तो हम लोग आई ओमेगा स्क्वायर पता करते हैं, मतलब आई ओमेगा स्क्वायर बेलन के लिए ध्यान दीजिएगा, बेलन कैसा है, बेलन वो आगे चले गया क्या, पीछे चला था। बेलन कैसा है, ठोस बेलन है, बेलन कैसा है हमारा ठोस, बेलन कैसा है हमारा ठोस है, इधर चल रहा है। ठोस बेलन के लिए, ठोस बेलन के लिए ध्यान रखिएगा, ठोस बेलन के लिए
ठोस बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है उसके अक्ष के चारों ओर, ठीक है ना। ठोस बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण आई बराबर होता है 1/mr²। ये चीज याद रखना। खोखला गोला के लिए, खोखला बेलन के लिए याद रखना। खोखला बेलन के लिए इसको याद रखिएगा बेटा, बहुत ज्यादा यूज होता है, आपके समय बचत होगा इसमें। mr², ठीक है, mr²। तो ध्यान रखिएगा, ठोस गोला के लिए आपको बोला गया है काइनेटिक एनर्जी निकालिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हो आप। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो रोटेशनल हाफ आई दिया हुआ है 1/2 mr², और ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों को वैल्यू दिया हुआ है। तो मैं सीधा सीधा लिख दूं बेटा 1/4 गुना में मास कितना दे रखा है, मास कितना दे रखा है बेटा 24, ओमेगा 100, और ये 0.25, ठीक है। मास कितना दे रखा है 24 मल्टीप्लाई, आर कितना दे रखा है बेटा, आर कितना दे रखा है 0.25, तो ये 0.25 गुणित 0.25 वर्ग हो गया ये। और ओमेगा कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है, 100 मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100। तो सीधा सीधा है, इसको दशमलव से दशमलव उड़ाओगे तो आप देखो ये 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो गया। 100 से 100 कैंसिल, ये 100 वाली कहानी खत्म। इसको कैंसिल करते, ये हो जाएगा 4 छके 24, कितना हो जाएगा 4 छके 24, ये 25 25 625, 6 गुणित 625, कितना इसका गुना करोगे तो आपको आंसर मिलेगा बेटा। इसको गुना करने पर आपका आंसर मिलेगा 3750 जूल। 3750 जूल मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, 3750 ही मिलता है बेटा। हाँ, पूरा करके देख लो, अगर ज्यादा दिक्कत है तो। ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 0 3, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है। और बच गया एक 6 6 36 और एक 37, 3750 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक चिकनी सतह पर एक बेले नर्तकी अपनी बाहों को मोड़ते हुए एक लंबवत अक्ष पर 20 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूमती है। ओमेगा कितना दे रखा है 20। जब वह अपनी बाहों को पूरी तरह से खोल देती है तो उसका कोणीय चाल कितना हो जाता है, मतलब ये हो जाता है ओमेगा 1। ओमेगा 2 कितना दे रखा है 10। घट जाती है नर्तकी प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण, तो नया सॉरी नर्तकी का प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण है, कुछ दिया हुआ है क्या, आई दिया हुआ सर, आई होगा, आई दिया हुआ है। तो नया जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, सिंपल सिंपल सा वही पूछा गया है यार। हमको I1 और I2 के बीच का रेशियो पता होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उससे दोनों का रेशियो पता चलता है। ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1, ठीक है ना। ओमेगा 2 कितना दे रखा है 10, और ओमेगा 1 कितना दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। 1/2 I1 आई दे रखा है, और ये I2 हमको पता करना है 1/2 में है इनका रेशियो, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा 2I आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लॉ ऑफ एंगुलर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको यूज करना था, उससे आपने ये वाला रिलेशन निकाले। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, ठीक है ना। आपको निकाला हुआ था ओमेगा 1 ओमेगा 2, दोनों की वैल्यू आप लोगों ने रख दिया और निकाल लिया I1 अपन I2। I1 की वैल्यू बोला है कि प्रारंभिक जो जड़त्व आघूर्ण है वो है I, तो बाद वाला निकालना था, मतलब I2 निकालना था, जिसका मान कितना आ गया 2I, मतलब प्रारंभिक का 2 गुना हो गया है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या हो रहा है, एक व्हील का जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है, जड़त्व आघूर्ण मतलब I दे रखा है 5 गुणित 10 पर ऋण 3 की घात, इसको लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर, और यह प्रति सेकंड बोला है, टाइमिंग दिया हुआ है 20 प्रति सेकंड 20 परिक्रमण करता है, मतलब न्यू दिया हुआ है, कितना न्यू 20 दिया हुआ है। 20 फ्रीक्वेंसी बेटा, नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट टाइम या सेकंड कितना 20 है, हाँ 20 में मतलब एक सेकंड में कितना 20 चक्कर पूरा करता है। 10 सेकंड में टाइम, 10 सेकंड में इसे रोकने हेतु आवश्यक बल आघूर्ण क्या होगा, फिर से टाउ इजिकल टू आपने पढ़ा बेटा, टाउ इजिकल टू आई अल्फा, टाउ इजिकल टू आई अल्फा। तो अल्फा नहीं पता फिलहाल, तो अल्फा के लिए निकाल लेते हैं टाउ इजिकल टू आई, हाँ टाउ इजिकल टू आई अल्फा। तो अल्फा निकालेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, टाउ पता करना है तो उसके लिए अल्फा दिया हुआ है ओमेगा, ओमेगा अल्फा इजिकल टू होता है ओमेगा अपॉन में डी टी, टाइम दिया हुआ है तो ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा ओमेगा इजिकल टू अल्फा इंटू टाइम, ठीक है ना, सॉरी अल्फा दिया हुआ है,
वो भाई अल्फा निकालना है तो ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 पाई इंटू में कितना टाइम पाई में दिया हुआ है 20/10 शून्य से शून्य कैंसिल 2×4 पाई आपको अल्फा दिया हुआ है 4 पाई का इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे टाउ बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणित में 10 पर ऋण 3 गुना 4 पाई और ये हो जाएगा 4×5 20 गुना 10 पर ऋण 3 अच्छा पाई है बेटा यहाँ पर है ना ध्यान रखिएगा अल्फा बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी ओमेगा हम लोगों को नहीं दिया हुआ डायरेक्ट लेकिन हमको ओमेगा का पता होता है ना बेटा ओमेगा पता होता है 2 पाई न्यू और 2 पाई हम लोगों ने 2 पाई न्यू दिया हुआ है 20 2 पाई न्यू रखे हम लोगों ने बटे में टाइम इंटरवल कितना 10 रखे तो 10 हम लोगों ने सॉल्व किया कितना आया 4 पाई अब 4 पाई का सीधे सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना जड़त्व आघूर्ण दे रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया तो कितना आ जाएगा इसको हम लोग ने सॉल्व करेंगे तो 0 से सॉल्व करेंगे 2 पाई मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है ना एक 0 को उड़ा दिए एक 0 को यहाँ से उड़ा दिए तो कितना आ जाएगा 2 पाई 10⁻² आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी आपका मेश्योर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा ठीक है बढ़ते अगले प्रश्न पर किसी घूमते पिंड में 4 रेडियन सेकंड -2 का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए ठीक है ना फिर से एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है 4 रेडियन सेकंड -2 कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए बोला है न्यूटन मीटर मतलब टाउ दे रखा है कितना 2 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻², 2 × 10⁻⁴ बल आघूर्ण लगा जाता है पिंड का जड़ता प्रवृत्ति आई निकालना है फिर से यार टाउ इजिकल टू आई अल्फा अरे यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें आई निकालना है तो आई इजिकल टू टाउ अपॉन अल्फा हो जाएगा यार अब करना है यार कुछ खेला करना है दोनों को गुना भाग करना है 2 × 10 पर ऋण 4 हो जाएगा ठीक है ना बटे में 4 2 दूनी 4 5 × 10 पर ऋण 4 हो जाएगा यार इतना आसान तो था यार जोड़ना गुना भाग तो है ही ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा यार करेक्ट ठीक है तो बढ़ते अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है रेखीय संवेग के संरक्षण के नियमानुसार बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थिति में एक घूर्णन का पिंड संवेग है ठीक है ना कोणीय संवेग क्या है बेटा हमेशा देखिए ध्यान से स्थिर रहता है रेखीय संवेग कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पूरा का पूरा चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमारा क्या हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्थिर रहेगा पूरे दौरान बलाघूर्ण के पूरे जो प्रोसीजर में हमारा ये कांस्टेंट रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बेटा देखते हैं किसी घूमते हुए पिंड के बल आघूर्ण और जड़ता अरे फिर से टाउ बराबर हम लोगों ने पढ़े आई अल्फा यही तो पढ़े आई अल्फा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है टाउ इजिकल टू आई अल्फा सीधा सीधा फार्मूला दे रखा है यार इसको तो करेक्ट कर लो इसको तो करेक्ट कर लो डी पीएनएसटी 2020 का सवाल है पीएनएसटी 2020 का सवाल है बढ़ते अगले प्रश्न पर एक दृढ़ घूर्णन पिंड का कोणीय संवेग यल बलाघूर्ण से इस प्रकार संबंधित है फिर से बोला है ध्यान दीजिएगा टाउ इजिकल टू डीएल बाय डी पढ़ते हो टाउ इजिकल टू डीएल बाय डी जैसे फोर्स बराबर पढ़ते हो बेटा डीपी बाय डी गति के द्वितीय नियम से गति का द्वितीय नियम करते संवेग संरक्षण का नियम होता है ना बेटा अगर बाह्य बल जीरो हो तो डीपी बाय डी जीरो होता है मतलब यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होता है कांस्टेंट होता है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर अगर टाउ जीरो हो तो डीएल बाय डी एंगुलर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपका यल क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ एंगुलर मोमेंटम ये लीनियर मोमेंटम वही कहानी फिर से यल तो यहाँ पर टाउ बराबर हम लोग पढ़ते हैं डीएल बाय डी टाउ बराबर डीएल बाय डी किधर है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट होगा ठीक है बेटा तो देखते अगला प्रश्न क्या बोलता है अगला प्रश्न बोलता है एक लंबाई की एक समान छड़ बोलता है लेंथ कितना दे रखा है बेटा 1 मीटर ठीक है जो भी हो लंबाई दे रखा है गुजरने वाली उसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या आपको पता है बेटा चलिए आपको पता है एक लेंथ ले लिए एक छड़ ले लिए जिसकी लंबाई कितनी है यल है इसके लिए दो चीजों के लिए ध्यान रखिए अगर अक्ष बीच से होकर जा रही है मतलब केंद्र से होकर जा रही है
केंद्र से होकर जा रही है, तब आई हो जाएगा 1/12 यम यल स्क्वायर। अभी सब चीज के बारे में बताएंगे, सबके लिए क्वेश्चन आएगा। अगर किनारे से एक किसी छोर से किसी किनारे से किसी छोर से होकर जा रहा है अक्ष, ठीक है, उसके लिए आई बराबर हो जाएगा 1/3 यम यल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी हम इसके लिए यूज करेंगे तो क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है ना, एक लंबाई की एक समान छड़ है, उसके किसी एक सिरे से जाके गुजरने वाली तथा उसकी लंबाई के लंबवत अक्ष परिभ्रमण त्रिज्या क्या होगी। मतलब त्रिज्या ये यहाँ से होगी, तो इस वाले अक्ष के परितः हमको जड़त्वाघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जीरेशन का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, ये हो जाता है आई अपॉन में यम। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिए, ये वाला फॉर्मूला आया आपका, आप लोग पढ़ते हो आई इज इक्वल टू यम के स्क्वायर, यम के स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ जीरेशन है, के क्या है, रेडियस ऑफ जीरेशन, रेडियस ऑफ जीरेशन। गायरेशन भी पढ़ते हैं सब लोग, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िएगा। फिलहाल के लिए फार्मूला ये होता है, और आपने यहीं से निकाला के बराबर रूट आई अपॉन में यम। ये वाला आप लोगों को फार्मूला याद रखना है बेटा। और इस वाले फार्मूले में आपको पता है रूट के का मान ही निकालना है आपको। क्या बोला गया है, के का मान मतलब परिभ्रमण की त्रिज्या ही निकालनी है, मतलब के का ही मान निकालने के लिए बोला है। तो हम निकाल देते हैं के का मान। आई का मान आप लोग लिखते हो किसी भी छड़ के एक सिरे से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण 1/3 यम यल स्क्वायर डिवाइड बाय में यम, और ये यम से यम कैंसल, क्योंकि यल का मान एक लंबाई दिया हुआ है, एक यूनिट में दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो एक दिया हुआ है, तो ये सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं 1/3 रूट 1/3, और रूट हटाएंगे तो 1 का हो जाएगा 1/√3 आंसर आपको मिलेगा बेटा। आंसर क्या मिलेगा, के बराबर 1/√3। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, आपका ऑप्शन हो रहा है 1/√3, आपका ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है बेटा, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा खत्म है। यहाँ तक के हम लोगों ने लगभग 27 क्वेश्चन कर लिए रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन के लगभग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया विद डिटेल। बहुत सारी चीजें आपको एडिशन भी बताया गया है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में अगले लेक्चर में। थैंक यू।